तो हम शुरू कर लेते हैं, बाकी बच्चे धीरे धीरे ज्वाइन कर ही रहे हैं। तो आज जो मैं आपको शुरू कराने जा रहा हूँ वो इंग्लिश गुड शुरू इवनिंग कराने सर। जा रहा हूँ। गुड इवनिंग कृष्णा। आज मैं आपको इंग्लिश शुरू कराने जा रहा हूँ, कम्युनिकेशन इंग्लिश जो हम शुरू करेंगे। आज हमारी फर्स्ट क्लास है इंग्लिश की। बीच में कृष्णा आपने भी काफ़ी क्लासेस जो है स्किप किए हैं बीच में। पॉलिटिकल साइंस के शायद 2 लेक्चर आपने स्किप किए हैं। सर लास्ट वीक की मिस हुई है मेरी सारी क्लासेस। हाँ हाँ। लास्ट वीक की आपकी पॉलिटिकल साइंस से क्लासेस मिस हुई हैं। तो कोई नहीं, अभी ये यस नए सर बच्चे सारी। जिन्होंने ज्वाइन किया है ना, 3 बच्चों ने नया ज्वाइन किया है, तो उन्हीं के साथ फिर आप भी एक्स्ट्रा क्लासेस कर लेना। तो उसमें जो आपका स्किप हुआ है वो कवर अप हो जाएगा। ओके सर। तो आज जो है हम इंग्लिश का फर्स्ट लेक्चर कर रहे हैं। इंग्लिश शुरू कर रहे हैं आज से हम। कम्युनिकेशन इंग्लिश है ये हमारा थर्ड सेमेस्टर का BLLB का। इस इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि जो इंग्लिश है ये थोड़ा सी अलग तरह की इंग्लिश है, यानी कि वो इंग्लिश नहीं है जो नॉर्मली आपने 11th क्लास में पढ़ी है या आप 10th में पढ़ते थे। वैसे इंग्लिश नहीं, थोड़ा सा अलग है। इसमें कुछ स्टोरीज है, हमारी 5 स्टोरीज हैं। जो स्टोरीज है वो हमारा 60 मार्क्स का पेपर कवर अप करती हैं। और बाकी जो ग्रामर है वो 40 मार्क्स का पेपर कवर करती है। तो 40 मार्क्स 60 मार्क्स से ज़्यादा डिफिकल्ट है, उनके लिए पढ़ना भी ज़्यादा पड़ेगा। तो मैंने आपको एक पीडीएफ शेयर किया है, उस पीडीएफ को अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो उस ठीक है। पीडीएफ में हमारा है एलिमेंट्री। सबसे पहला हमारा है जर्नल इंग्लिश 3 कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं इसको। पेपर कोड है इसका 3001। इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें हमारा पहला टॉपिक हमारा एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ यूनिट्स ऑफ साउंड इन इंग्लिश लैंग्वेज, जिसे ब्रिटिश आरपी भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको नॉलेज होनी चाहिए एलिमेंट्री यूनिट्स की, साउंड कैसे आती है, साउंड कैसे बनती है, साउंड कैसे बनाई जाती है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर है, उसके अंदर है आपके फोनेटिक्स, आपके सिम्बल्स हैं इसके अंदर। सिम्बल्स के अंदर 44 हैं जो वॉवल्स की साउंड्स हैं। उसके बाद कंसोनेंट है, डाइफ्लेक्स और सॉरी डाइफ्लोगन्स है, यानी कि जो ऐसी साउंड है जो वॉवल्स और कंसोनेंट के मिक्सचर से बन जाती हैं। स्लाइबली, नंबर ऑफ स्लाइबल्स इन अ वर्ड, डिवीजन इन द वर्ड इनटू अ स्लैबल स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ द स्लैबल। यानी कि यहाँ पर क्या है कि जो हमारे साउंड्स होती हैं वो काफ़ी चीज़ों के मिक्सचर से बनती हैं। और उन मिक्सचर्स को अगर हम बात करें तो उसके अंदर वॉवल्स होते हैं और कंसोनेंट्स होते हैं। उन दोनों को अगर मिक्सचर करते हैं, कहीं पे जो है वॉल्यूम को काफ़ी तेज लाउड करके बोला जाता है और कई जो साउंड्स है उसको स्लो यूज़ करके बोला जाता है। किसी में हमारी टंग्स जो होती है वो ऊपर जाके आवाज़ को प्रोड्यूस करती है और कहीं पे हमारी टंग्स पीछे जाके आवाज़ को प्रोड्यूस करती है। कई बार हमारी टंग्स जो है वो नीचे रहकर आवाज़ को प्रोड्यूस करती है। यानी कि सारी जितनी भी आवाज़ है, जितना हम सेंटेंसेस की साउंड्स निकालते हैं, वर्ड्स के साउंड्स निकालते हैं, उस साउंड्स के अंदर मेन जो रोल होता है हमारी टंग्स का रहता है। तो सिलेबली में हम यही पढ़ेंगे कि क्या रोल है और किस तरह से काम करते हैं। अगला है हमारा वर्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब होता है कभी किसी वर्ड को हम काफ़ी प्रेशर दे के बोलते हैं, प्रेशर दे के बोलते हैं तब उसका प्रॉपर जो है वर्ड सुनाई देता है। उसके अंदर है सेंटेंस स्ट्रेस भी हो सकती है। देयर यूज एंड इम्पोर्टेंस इन द इंग्लिश, ये हमारा पूरा सिलेबस है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक इसके है। बाद है हमारा पिच और इनोटेशन ऑफ द एलिमेंट, टोन ग्रुप, आयोनिक सिलेबली एंड टॉनिक, यानी कि टोनलिटी, टोनिसिटी एंड टोन। नोट मेकिंग एंड नोट टेकिंग, इसके अंदर दोनों चीज़ें आपकी कवर है। नोट मेकिंग भी कवर है और नोट टेकिंग भी कवर है। बिब्लोग्राफी कवर्ड है इसके अंदर। कंसल्टिंग डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर कैसे आप कंसल्ट करेंगे। थ्रेसरू और इंसाइक्लोपीडिया दोनों कवर है। कम्युनिकेशन में आपका मीनिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन है, प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके अलावा बैरियर टू कम्युनिकेशन और ओरल प्रेजेंटेशन, स्किल, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यूज, ये सब कवर है आपके। स्टडी ऑफ लिटरेसी टेक्स्ट के अंदर आपकी स्टोरीज हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं। इसके अंदर पहली स्टोरी है द गिफ्ट ऑफ मैगी। ये मैगी जो है, गिफ्ट ऑफ मैगी जो है एक लव स्टोरी है, ओ हेनरी ने लिखी थी। ये काफ़ी अच्छी स्टोरी है। द आइस आर नॉट हेयर, रस्किन बॉन्ड्स, रस्किन बॉन्ड की स्टोरी है। यहाँ पे दो ब्लाइंड लोगों की प्रेम की कहानी को बताया गया है। तो ये भी अच्छी लव स्टोरी है। द लेमेंट एंटोन, यहाँ पे एक लेमेंट जो है वो दुख भरी स्टोरी है, एंटोन पी चेकअप ने लिखी थी ये। इसमें एक आदमी की दुख भरी दास्तान बताई गई जिसका बेटे की डेथ हो जाती है। द रॉकिंग हॉर्स विनर, एक बच्चे की अपनी माँ के प्रति प्रेम की कहानी जो अपनी माँ के लिए सब कुछ करना चाहता है। उसके अलावा हमारी जो अगली है द बार्बर ट्रेड यूनियन। बार्बर ट्रेड यूनियन एक इंडियन बेस्ड स्टोरी है और काफ़ी अच्छी स्टोरी, यानी कि जो स्टोरीज हैं आपके टोटल ये 5 स्टोरीज हैं जो आपके सिलेबस में है। और 5 स्टोरीज में आपका 60 मार्क्स का पेपर आता है एग्जाम में।
तो मेजर पोर्शन अभी भी आपका लिटरेसी का है, तो लिटरेचर पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं इसके 20 मार्क्स में और 10 मार्क्स में भी। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ द यूनिट ऑफ साउंड, पहला जो हमने पढ़ रहे थे उसके अंदर सिलेबस को, उसको मैंने एक एक करके चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। इस लेवल इस वाली क्लास में हम लोग सब चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम एक एक टॉपिक करके इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहले शॉर्ट स्टडी के अंदर हमारे फोनेटिक्स है। अगर आपको पता हो फोनेटिक्स क्या होते हैं किसी भी स्टूडेंट्स को, तो आप एक बार मुझे बताओ कि फोनेटिक्स क्या होते हैं और इन फोनेटिक्स को हम किस तरह से रीड करते हैं, या इसके कोई एग्जांपल्स आपको पता हो फोनेटिक्स के। कोई आइडिया किसी भी स्टूडेंट्स को? सर फोनेटिक्स मतलब कॉन्टेक्ट्स होते हैं वोवेल्स। कॉन्टैक्ट्स नहीं होते, साउंड्स होती हैं फोनेटिक्स जो है ना, साउंड्स। साउंड्स होती हैं। हाँ, जो फोकस करती हैं प्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ द स्पीच पे, यानी कि स्पीच किस तरह से प्रोड्यूस होगी। यानी कि जब छोटे बच्चे को सिखाते हैं तो छोटे बच्चे को किस तरह सिखाते हैं हम, बोलना कैसे सिखाते हैं छोटे बच्चे को, उसको हम आवाज़ों की साउंड निकालना बताते हैं। कैसे बताते हैं? बोल के बताते हैं उसके सामने, होठों की डायरेक्शन को सेट करके उसको दिखाते हैं कि आवाज़ कैसे पैदा होगी। तो इसी को हम फोनेटिक्स कहते हैं। यहाँ पर क्या है, आपका प्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन है वर्ड ऑफ स्पीच का। दूसरा है द प्रोडक्शन ऑफ द स्पीच, लुक एट द इंटरेक्शन ऑफ द डिफरेंट वोकल ऑर्गेन्स। अब हमारे वोकल ऑर्गेन्स कौन से ऑर्गेन्स होते हैं जिनको हम वोकल ऑर्गेन्स कहते हैं, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हेल्प करती हैं, आपकी बॉडी के कौन से पार्ट है जो वोकल ऑर्गेन्स के अंदर कवर्ड होते हैं, यानी कि बोलने की शक्ति है जिनके अंदर। लिप्स, टंग, टीथ। लिप्स हमारे टंग्स हैं और टीथ है। ये हमारी क्या है, ये हमारे वोकल ऑर्गेन्स है। ये वोकल ऑर्गेन्स क्या है, क्योंकि जो आवाज़ है वो या तो टीथ के कॉम्बिनेशन से, टीथ का और टंग का और लिप्स का जो कॉम्बिनेशन उससे निकलती है आवाज़, या कई बार हम टीथ को यूज़ नहीं करते, सिर्फ लिप्स को यूज़ करके आवाज़ को निकालते हैं। या फिर हम लोग सिर्फ टंग को यूज़ करके, यानी कि टंग को स्लोली या जेंटली पुश कर कर आवाज़ को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे साउंड्स जो है, फोनेटिक्स जो है, उनके लिए वोकल ऑर्गेन्स की बहुत बड़ी अहम भूमिका है। यानी कि वोकल ऑर्गेन्स हेल्प करते हैं फोनेटिक्स के लिए, आवाज़ें निकालने के लिए। एक आवाज़ को दूसरी आवाज़ से डिफरेंशिएशन करने के लिए फोनेटिक्स का जो होता है मेन रोल है। तो अगर आपने फोनेटिक्स जो है वो बेसिक में पढ़े थे कभी, अगर आपको याद हो तो 7th और 8th क्लास में, लेकिन वहाँ पे हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो इंग्लिश पढ़ाई जाती है उसमें डिटेल में कभी फोनेटिक्स पढ़ाए नहीं जाते, जिस वजह से बच्चों को ज़्यादा नॉलेज रहती है, सिर्फ बेसिक नॉलेज रहती है फोनेटिक्स की। लेकिन अब यहाँ पर जो हमारा कम्युनिकेशन है, इसके लिए यहाँ पे हमें फोनेटिक्स को थोड़ा सा डिटेल में जाके पढ़ना पड़ेगा। तो डिटेल में पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम फोनेटिक्स को, एक एक वर्ड की साउंड को पहचानें और एक एक वर्ड की साउंड को असेंबल्ड करके चलें, ताकि हमें फोनेटिक्स की नॉलेज हो सके कि फोनेटिक्स क्या होते हैं और किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो हमारे वोकल ऑर्गेन्स हैं, लिप्स, टंग और टीथ, इसके इसके जो कॉम्बिनेशन से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसे हम फोनेटिक्स कहते हैं। अब है हमारे सिंबल्स फॉर वोवल्स, यानी कि 44 वोवल्स होते हैं हमारे। वोवल्स किसे कहते हैं इंग्लिश में आपने पढ़ा है ना 6th क्लास के अंदर, वोवल साउंड। तो वोवल्स क्या होते हैं हमारे, ए कोई ई एग्जांपल? सर ए ई आई ओ यू वोवेल्स होते हैं। ए ई आई ओ यू हमारे 5 वोवल्स हैं। इन यस सर। 5 वोवल्स को यूज करके 44 वोवल साउंड बनती हैं। यानी कि 44 साउंड बनी है इन्हीं वोवल्स को यूज करके, जो ए ई आई ओ यू है, ये हमारे बेसिक वोवल्स है। तो इनको यूज करके क्या बना है हमारा, वोवल्स की साउंड बनती है। व्हेन सपोर्टिंग द चिल्ड्रन इन द लर्निंग द साउंड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, जब हम छोटे बच्चे को इंग्लिश की लैंग्वेज सिखाते हैं तो हम उसको क्या डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, हम उसको 44 वोवल साउंड निकाल के दिखाते हैं। यानी कि अगर आप बच्चे को पापा बोलना सिखा रहे हो या मम्मी बोलना सिखा रहे हो, तो आप उसको होठों को उसी डायरेक्शन में हिला के बोल के दिखाते हो। तब वो बच्चा उस शब्द को पहचान पाता है और उसको रीड करके अपने होठों को उसी डायरेक्शन में हिलाता है, तो वो साउंड वो प्रोड्यूस कर पाता है। तो यानी कि इंग्लिश के अंदर जो है 19 वोवल साउंड है, 5 शॉर्ट वोवल्स है, 6 लॉन्ग वोवल्स है। जो 19 में बता रहा हूँ ये क्या क्या कवर्ड है, 3 डेप्लॉन्ग्स हैं और 2 ओ साउंड है और 3 आर कंट्रोल वोवल साउंड है और 25 कंसोनेंट साउंड है। ये टोटल साउंड्स हैं जो इंग्लिश के अंदर यूज की जाती है वॉवल से जुड़ी हुई, जिन्हें हम सिंबल्स ऑफ फॉर वॉवल्स कहते हैं। अब हमारा आ गया कंसोनेंट। कंसोनेंट क्या होते हैं आपने पढ़ा है, एक
इंग्लिश में कभी? किस चीज को कहते हैं हम कंसोनेंट? सर जो वोवेल से अलग होते हैं। तो वॉवल्स को हटाने के बाद जो भी बचता है वो सारे कंसोनेंट्स होते हैं। और यस। कंसोनेंट इज मोस्ट ऑफ्टन आइडेंटिफाई एज अ लेटर दैट इज नॉट अ वॉवल। जो वॉवल नहीं है वो कंसोनेंट है। अच्छा, हिंदी में मैं बोलूँ तो कंसोनेंट को हिंदी क्या क्या कहते हैं? हिंदी भाषा के अंदर भी वॉवल्स होते हैं, उनको स्वर कहते हैं। और कंसोनेंट को क्या कहते हैं हिंदी भाषा में? व्यंजन। व्यंजन कहते हैं। तो जितने भी हमारे व्यंजन। व्यंजन हैं, व्यंजन होते हैं वो हमारे कंसोनेंट कहलाते हैं। और जो हमारे स्वर होते हैं वो हमारे वॉवल्स कहलाते हैं। तो स्वर को हटा के जो भी बचता है हिंदी भाषा में वो सारे व्यंजन होते हैं। तो कंसोनेंट जो है, मोर स्पेसिफिकली अ कंसोनेंट इज अ साउंड दैट व्हेन पेयर्ड विद द वॉवल्स मेक अ सिलेबली। सिलेबली बना देती है जब ये वॉवल्स के साथ मिलते हैं, यानी कि डिफरेंट साउंड को ये प्रोड्यूस करती है। इंग्लिश के अंदर जो कंसोनेंट लेटर है वो बी सी डी ई, सॉरी ई नहीं आएगा क्योंकि ई वॉवल है। एफ जी एच के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हमारे सारे इंग्लिश लेटर के कंसोनेंट हैं। अगर मैं कंसोनेंट का एक एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ वर्ड कार। कार के अंदर जो हमारा सी है और जो हमारा आर है वो हमारे कंसोनेंट वर्ड है, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कार तो आप बेसिकली दो ही वर्ड का यूज कर रहे हो। एक वर्ड जो है उसके आप उसके ऊपर आप प्रेशर नहीं डाल रहे, जोर नहीं डाल रहे, वो है ए। तो कार बोलने के लिए आपने सी और आर दो शब्द का यूज किया तो बना कार, यानी कि का और रा हिंदी में बोलेंगे तो। ऐसे ही हमारा दूसरा वर्ड है स्ट्रोम। अगर मुझे स्ट्रोम बोलना है तो मैंने यहाँ पे ओ को नहीं पढ़ा है, जबकि ओ हमारा क्या है, वॉवल है ना। तो यस। वॉवल्स को नहीं, यहाँ पे कॉन्सोनेंट के साउंड पे मेन प्रेशर दिया गया है, यानी कि एच टी आर एम को बोलेंगे स्ट्रोम। उसी तरह से डे, डे के अंदर हमारा सिर्फ डी के ऊपर जोर गया है, हमारा वाई के ऊपर भी जोर नहीं गया। तो यहाँ पे डी क्या है, वो कंसोनेंट वर्ड है। अब डिप्टोंग्स की बात करें, द वर्ड डिप्टोंग्स कम फ्रॉम द ग्रीक एंड मीन्स द टू वॉइसेस। जहाँ पर दो वॉइस या दो साउंड जो मिल जाते हैं और फोनेटिक्स की साउंड पैदा करते हैं, वॉवल्स और कंसोनेंट मिल जाते हैं तो वो नोटिसेबल साउंड पैदा करते लगते हैं, उसे सिलेबली कहते हैं। अ सिंगल और अ सिंपल वॉवल इज नोन एज अ मोनोफोन। The process of moving from one vowel sound to another is called the gliding, which is why the another name for diphthongs is gliding vowels, but they are also known as compound vowel, vowel, complex vowel और moving vowel। यानी कि जो ये हमारा वर्ड है इसका मीनिंग यही कि जब कंसोनेंट और वॉवल्स मिलके किसी साउंड को पैदा करते हैं तो उसको डिप्टोंग्स कहते हैं। और इसके अंदर जो साउंड है वो दोनों की आती है। वन बेस्ट डिप्टोंग एग्जांपल इज ऑयल। इसका सबसे बड़ा बेस्ट एग्जांपल है ऑयल, जहाँ पे आपकी ओ जो है वॉवल साउंड है और एल जो है कंसोनेंट साउंड है, और दोनों साउंड आ रही हैं आपकी। वी हैव द टू वॉवल्स वर्किंग साइड बाय साइड, यानी कि दो वॉवल्स है ओ और आई, और दोनों की साउंड जो है वो साथ में प्रोड्यूस हो रही है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है इसका। अब अगला जो हमारा है वो है स्लाइबल। इसको कहते हैं, a syllable is a unit of sound in the English join the consonant and the vowel to form the word। यानी कि जब हमारा कंसोनेंट और वॉवल मिलकर एक वर्ड को प्रोड्यूस कर देता है तो उसको सिलेबल कहते हैं। कैन हैव मोर देन वन लेटर, हाउएवर अ सिलेबल कैन नॉट हैव मूव दैट वन साउंड। यानी कि एक साउंड नहीं है, इसके अंदर दो साउंड एक साथ आती है। Syllable can move more than one consonant and more one vowels as well. However, the consonant and the vowels are the create. The syllable cannot move that than one sound. A syllable is only one sound. एक sound ही होती है इसके अंदर। इसका हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल में हम एक वर्ड ले सकते हैं जो नीचे थोड़ा कवर है, आप नीचे देखोगे तो लॉन्ग करके पहला वर्ड है। दिस वर्ड हैज वन syllable, देयर इज ओनली वन वॉवल साउंड क्रिएट बाय द ओ। यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक ही वॉवल की साउंड है, वो है ओ। बाकी जो है वो कंसोनेंट साउंड है। दोनों मिलकर जो हमारा लॉन्ग बना रही है उसके अंदर एल ओ एन जी, यानी कि सभी के साउंड है और सभी के साउंड को मिलकर एक वर्ड तैयार किया गया। अगला वर्ड है जैसे शेम। शेम के अंदर हम एक कहें तो वो वॉवल साउंड है, बाकी जो है कंसोनेंट साउंड है, लेकिन यहाँ पे सभी के साउंड आ रही है, वॉवल की भी आ रही है और कंसोनेंट की भी आ रही है। अगला है हमारा साइलेंट। साइलेंट के अंदर भी हमारा जो एस आई जो यूज हुआ है, आई जो यूज हुआ है वो क्या है, हमारा वोवल साउंड है और लॉन्ग साउंड है। इसके अंदर आई का जो है लॉन्ग साउंड है। अब आगे हमारा सेंटेंस स्ट्रेस। सेंटेंस स्ट्रेस में मैंने आपको शुरू में ही बताया था दो तरह की स्ट्रेस होती है। एक होता है हमारा वर्ड स्ट्रेस, एक होता है हमारा सेंटेंस स्ट्रेस। जब एक पर्टिकुलर सेंटेंस को हमें जोर दे के बोलना है, ज़्यादा प्रेशर दे के बोलना है, उसको हाईलाइट करना है,
ताकि दूसरे को पता लग सके कि उसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। तो किसी भी वर्ड्स की या किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स की इम्पोर्टेंस को दिखाने के लिए हम उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा देते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा देते हैं, तो वो सेंटेंस जो है हमारा सेंटेंस स्ट्रेस कहलाता है। सेंटेंस इज द म्यूजिक ऑफ द स्पोकन इंग्लिश। Like word stress, sentence stress can help you to understand the spoken English, even the rapid spoken English. Sentence stress is what give English is the rhythm to beat. यानी कि इंग्लिश के सेंटेंस को जो रिदम देती है, जो बीट देती है, वो जो साउंड है वो उसकी सेंटेंस स्ट्रेस कहलाती है। यानी कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड को अधिक जोर दे के प्रेशर दे के बोलते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस नज़र आती है। उसकी इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए हम उसके ऊपर स्ट्रेस जो है बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। तो स्ट्रेस बढ़ाने से या घटाने से उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ या घट जाती है। अगर हम ऐसी वर्ड की बात करें तो इन इंग्लिश वी डू नॉट से ईच syllable with the same force or the strength in one word. We activated one syllable and say the one syllable very loudly. जैसे big, strong, important, ये जितने भी वर्ड हैं अगर इनको हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो इसके हम अंदर हम साउंड की जो स्ट्रेस है वो बढ़ा देते हैं। जैसे हम नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक वर्ड है फोटोग्राफ, एक वर्ड है फोटोग्राफर और एक वर्ड है फोटोग्राफिक। तो यहाँ पे आप जब साउंड को देखोगे तो मैंने ग्रीन कलर से लिखा है, वो साउंड है जिसको आप प्रेशर देके बोलते हैं। जैसे फोटोग्राफ अगर मैं बोलूँगा तो यहाँ पे हमने जो फो है उसके ऊपर स्ट्रेस बढ़ा दिए और जो ग्राफ है उस पर स्ट्रेस थोड़ी सी कम कर दिए। तो फोटोग्राफर में हमारा फोटो इम्पॉर्टेंट है, फो इम्पॉर्टेंट है, ग्राफ कम इम्पॉर्टेंस है। अब फोटोग्राफर जब मैं बोलूँगा तो यहाँ पे टो के ऊपर हमने स्ट्रेस बढ़ा दिए क्योंकि यहाँ पे हमारा फोटो टो पे स्ट्रेस ज़्यादा इसलिए क्योंकि वो इम्पोर्टेंट सेंटेंस का मीनिंग बता रहा है। इस वर्ड का मीनिंग उसी से निकलता है। अब फोटोग्राफिक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो ग्राफिक वर्ड है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उसके ऊपर हमने प्रेशर थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो ये फोटोग्राफिक साउंड निकलती है इससे। अब अगला जो हमारा पिच है, पिच या इनोटेशंस है। इंटोनेशन यानी कि पिच जो होती है, जब पिचिंग करते हैं हम वर्ड की, फॉर एग्जांपल किसी सेंटेंस को आपको शुरू करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसकी पिचिंग करोगे। पिचिंग का मतलब होता है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द सेंटेंस। यानी किसी भी सेंटेंस को शुरू करने से पहले उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो। इंटोनेशन इज द वे इन विच अ स्पीकर प्रोड्यूस और अल्टर द साउंड ऑफ देयर वॉइस। यानी कि अपने साउंड को उस हिसाब से वो एडजस्ट कर लेता है। पिच इज हाउ हाई और द लो वॉइस ऑफ द साउंड। पिचिंग जो है साउंड की वो लो और हाई दोनों तरह की हो सकती है। अगर आपको किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है तो आप पिच हाई रखते हैं, अगर आपको किसी को लेस इंपॉर्टेंस देनी है तो आप पिच को स्लो कर देते हैं। इंटोनेशन आर ऑफ्टन कंफ्यूज बट देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द टू। इंटोनेशन जो है काफ़ी कंफ्यूजिंग वर्ड है लेकिन यहाँ पर एक बिग डिफरेंस है उसका। इंटोनेशन what you do with your voice while pitch is how high or low your voice of the sound। आपकी वॉइस, आपकी साउंड कितनी लो है या कितनी ज़्यादा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ जो था हमारा इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन आपके साथ जुड़ा हुआ है बोलने से रिलेटेड, वो सारा टॉपिक यहाँ पे कवर हो गया है। अब इन टॉपिक को मैं डिटेल में के करके आपको पढ़ाऊंगा। इंग्लिश का जितना ग्रामर का टॉपिक है ये हम इस वीक ख़त्म कर देंगे, सिर्फ स्टोरीज को छोड़कर। स्टोरी जो आपकी 5 स्टोरी है वो हम जब दोबारा क्लास लेंगे इंग्लिश की तब कवर करेंगे। यानी कि इंग्लिश का जो आधा सिलेबस है आपका वो इस वीक कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीक कोई भी क्लास मिस ना करें क्योंकि इस वीक वैसे ही फेस्टिवल्स के चक्कर में, दिवाली की जैसे कल छुट्टी हो गई थी, क्लास हमारी हो नहीं पाई थी। और आगे कुछ आगे जो है एक फेस्टिवल और आ रहा है भैया दूज का, उस दिन भी क्लास नहीं होगी, लेकिन अभी हम बीच में एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर इस टॉपिक को कवर कर देंगे इसी वीक। तो इस वीक कोई भी क्लास मिस ना करें, कोशिश करें कि क्लास को अटेंड करें। अब अगर हमारा अगला है नोट मेकिंग और नोट टेकिंग। क्या डिफरेंस है नोट मेकिंग के अंदर और नोट टेकिंग के अंदर? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि नोट मेकिंग और नोट टेकिंग में क्या डिफरेंस है तो आप क्या बताएंगे? क्या डिफरेंस है नोट मेकिंग या नोट टेकिंग के अंदर? सर नोट मेकिंग खुद से नोट्स बनाना एंड नोट टेकिंग किसी और के बनाए हुए नोट्स को लेना। कॉपी करना। और कोई स्टूडेंट कुछ बताना चाहेगा? नोट मेकिंग और नोट टेकिंग और कोई बताना चाहेगा कुछ? आप कभी क्लास में जाते हो और टीचर आपको जब नोट डिक्टेट करता है और आप रजिस्टर लेके उसको नोट्स को लिखते हो तो वहाँ पे आपका ब्रेन कितना एक्टिवली यूज होता है? कितना परसेंट आपका ब्रेन एक्टिव रहता है नोट्स को लिखने में, जो टीचर बोल रहा है और आप लिख रहे हो?
बोलो, काफी इजी है ये तो। सर फुली एक्टिव होता है उस टाइम ब्रेन। और अगर मैं खुद से नोट्स बना रहा हूँ, नोट मेकिंग कर रहा हूँ, तो मेरा ब्रेन कितना परसेंट एक्टिव होता है? यानी कि जब मैं खुद से नोट्स बनाता हूँ, नोट्स मेकिंग करता हूँ, तो मेरा जो ब्रेन है वो 100% एक्टिव रहता है, क्योंकि मुझे अपना फुली ब्रेन का यूज़ करना पड़ता है। और मैं कुछ भी वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन अगर होगा तो मैं नोट्स नहीं बना पाऊंगा। तो वहाँ पर मुझे पूरी तरह से कंसंट्रेशन करना पड़ता है नोट्स के ऊपर। लेकिन अगर मेरा एग्जामिनर या मुझे बताने वाला या समझाने वाला या डिक्टेट करने वाला नोट्स को डिक्टेट कर रहा है, तो वहाँ पे हो सकता है कि मेरा ध्यान भी नहीं होगा, तो मैंने सुन के सिर्फ उसको लिख लिया है। मुझे समझ में आया नहीं आया उसकी कोई परेशानी नहीं है, वो मैं बाद में देखूंगा कि मुझे समझ में आता है नहीं आता, लेकिन मैंने उस समय वो सारे नोट्स नोट कर लिए। तो नोट टेकिंग और नोट मेकिंग में एक बेसिक डिफरेंस ये भी है कि नोट मेकिंग के अंदर आपको ज़्यादा कंसंट्रेशन से काम करना होता है, और नोट टेकिंग के अंदर लेस कंसंट्रेशन से भी काम आपका चल जाता है। तो नोट टेकिंग इज़ द फास्टर प्रोसेस, ये फास्टर प्रोसेस है देन द नोट मेकिंग। मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व समवन एल्स लैंग्वेज, यानी कि किसी और की लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको पीडीएफ देता हूँ, तो आप मेरे पीडीएफ को लर्न कर रहे हैं, मेरे पीडीएफ को आप अपने नोट्स में लिख रहे हैं या बना रहे हैं उनके नोट्स। तो यानी कि मेरी ही लैंग्वेज आप आगे उसको लिख रहे हो, आपने अपना उसके अंदर जो इन्वेंशन है कुछ भी नहीं है, जीरो है आपका। तो इसे कहते हैं हम नोट टेकिंग। लेकिन नोट मेकिंग जो होता है वहाँ पे सारा इन्वेंशन जो होता है, सारी जो मेहनत होती है, वर्क जो होता है, वो आप ही का होता है इंडिविजुअली, आप मेहनत करते हैं उसके अंदर। इन अ नोट टेकिंग देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी ऑफ द पुअरली कम। दीक्षा अपना माइक जो है ना म्यूट कर लो, आपकी तरफ से आवाज आ रही। इन्वॉल्व समवन एल्स लैंग्वेज, यानी कि सॉरी, नोट मेक टेकिंग में क्या होता है, किसी और की लैंग्वेज को आप लिखते हो, और किसी और की डिक्टेट किया हुआ टॉपिक जो होता है जिसको आप लिख लेते हो, और बाद में आप उसकी लैंग्वेज को हो सकता है उसी वे में लर्न भी कर लो, या फिर अपने आइडियाज उसमें इन्वॉल्व करके उसको थोड़ा सा चेंज कर लो। तो यहाँ पे जो नोट मेकिंग है, वो कंटेंट इज अ रिलेटिवली इजियर टू ग्रैप एंड द मेमोराइज, यानी कि जो नोट्स आपने खुद बनाए हैं उसको आपको ग्रैप करने में, उसको लर्न करने में आपको काफ़ी आसानी रहती है। लेकिन ऐसा कोई भी मैटर जो किसी के आपने नोट्स लिखे हैं, तो पहले आप उसको अंडरस्टैंड करोगे, बाद में उसको आप लिखोगे। तो लिखने लिखते समय वो हो सकता है आपको उतनी ईजिली याद ना हो पाए। लेकिन अगर आपने खुद नोट्स बनाए हैं तो आपको जल्दी याद होंगे इन कंपैरिजन ऑफ द नोट टेकिंग। अब मैं बात करता हूँ बिब्लियोग्राफी की। तो बिब्लियोग्राफी किसे कहते हैं? कोई एग्जांपल अगर आपको याद है तो आप बता सकते हैं, आपको पता है कि बिब्लियोग्राफी क्या होती है तो भी आप बता सकते हो। सर शायद कि जैसे हमने कोई भी सामान कुछ भी चीज लिखी है वो कहाँ से लिखी है। फॉर एग्जांपल आपने गूगल सर्च करके किसी की थीसिस को लिख लिया, थीसिस का मतलब मैक्स वेबर की आपने थ्योरी लिख ली, तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा ना ये मैक्स वेबर की थ्योरी है। मैक्स वेबर जो है वो कौन है? मैक्स वेबर जो है पॉलिटिकल रिसर्चर है ना, उन्होंने पॉलिटिक्स से कई सारी थ्योरी के ऊपर रिसर्च की है। तो उन्होंने जो भी रिसर्च की है उनके नाम से आपको वहाँ पे मेंशन करना। बिब्लियोग्राफी का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर कोई आर्टिकल आपने लिखा है, उस आर्टिकल के अंदर जो भी आपने रेफरेंसेस यूज़ किए हैं, उन रेफरेंसेस को आप बॉटम ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल के लास्ट में या नीचे जो होता है बॉटम ऑफ द पेज, उसको मेंशन कर देते हो कि ये मैंने इसका सोर्स ये है, ये मैंने यहाँ से लिया है। तो कहता है बिब्लियोग्राफी इज अ लिस्ट फॉर ऑल सोर्सेज यू कंसल्टेड बाय राइटिंग योर पेपर, यानी कि आपका पेपर लिखते समय आपने जो भी सोर्सेज को कंसल्ट किया है वो आपको लिखना पड़ेगा। एवरी बुक, आर्टिकल, इवन द वीडियो यू यूज टू गैदर द इंफॉर्मेशन फॉर योर पेपर नीड टू सिटीज इन योर बिब्लियोग्राफी। सो योर इंस्ट्रक्टर, यानी कि जो आपका इंस्ट्रक्टर है, जो आपका टीचर है, जो आपका चेक करने वाला है, जब वो आपके वर्क को रीड करेगा तो वो ट्रेस कर सकता है उस फैक्ट्स को, उस स्टैटिस्टिक को, उस इंसाइट को जो ओरिजिनली सोर्स से आपने लिए हैं। अब बिब्लियोग्राफी कितने तरीके की होती है देख लो। काइंड ऑफ द बिब्लियोग्राफी की अगर हम बात करें तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिब्लियोग्राफी में सबसे पहला आपका है एनालिटिकल बिब्लियोग्राफी, जहाँ पे आप एनालाइज करते हो किसी चीज को, यानी कि किसी और के थ्योरी के ऊपर आप रिसर्च करते हो, तो उसे एनालिटिकल बिब्लियोग्राफी कहते हैं। अगला है एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी, यानी कि आप किसी के रिसर्च के ऊपर रिसर्च कर रहे हो। एनमोरेटिव बिब्लियोग्राफी, नेशनल बिब्लियोग्राफी, पर्सनल बिब्लियोग्राफी, कॉर्पोरेट बिब्लियोग्राफी, सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी। ये समझाने की मुझे जरूरत नहीं है, नेशनल, पर्सनल, कॉर्पोरेट और सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है। तो ये इतनी तरह की डिफरेंट तरह की बिब्लियोग्राफीज होती है, जो भी आप यूज़ करोगे किसी की भी थीसिस को, थ्योरीज को, ओरिजिनल इन्वेंशन को आप लिखोगे तो आपको मेंशन करना पड़ेगा उसके लिए। अब है कंसल्टेड डिक्शनरी, डिक्शनरी को कैसे कंसल्ट करते हैं?
थ्रेसरूस और इंसाइक्लोपीडिया दोनों की बात हो रही है यहाँ पे। अ डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ द वर्ड इन मोर वन और द मोर स्पेसिफिक लैंग्वेजेस। डिक्शनरी जो है वो क्या है, एक लैंग्वेज या एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस में होती है। आपने कितने तरह की डिक्शनरीज को देखा है अभी तक, या आपने कंसल्ट किया कितनी तरह की डिक्शनरीज जो है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके पास कौन सी डिक्शनरी है? सर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब एक डिक्शनरी है आपके पास हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की, लेकिन वो किस कंपनी की डिक्शनरी है आपके पास? ऑक्सफोर्ड। जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होती है हमारे पास, नॉर्मली सबके पास ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी रहती है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो होती है उसमें कौन सी इंग्लिश का यूज़ किया जाता है? ब्रिटेन वाली, यूके बेस या यूएस बेस? यूके। यूके सर। यूके की इंग्लिश को लिखते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर। वो इसीलिए लिखते हैं क्योंकि इंडिया के अंदर जो इंग्लिश यूज होती है, वो इंग्लिश कौन सी यूज कर रहे हैं हम? यूके वाली इंग्लिश यूज कर रहे हैं, यूएस वाली इंग्लिश यूज कर रहे हैं? यूके। बेसिकली डिफरेंस क्या है दोनों इंग्लिश के अंदर, यूके और यूएस की? सर एक्सेंट ऑफ डिफरेंसेस। और किसी को कुछ पता है कि दोनों इंग्लिश के अंदर क्या बेसिक डिफरेंस है, यूके की यानी कि ब्रिटेन की और उसकी इंग्लिश के अंदर, अमेरिका के इंग्लिश के अंदर क्या बेसिक डिफरेंस है? अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि कुछ साइलेंट्स वर्ड होते हैं, जैसे नाइफ होता है, नाइफ, उसकी स्पेलिंग क्या है? नाइफ की स्पेलिंग क्या है? KNIFE। लेकिन के साउंड नहीं है, क्यों नहीं है? सर वो साइलेंट होता है। हाँ, वो साइलेंट ही क्यों है? क्योंकि वो ब्रिटेन की इंग्लिश है। लेकिन अमेरिका की इंग्लिश में अगर आप KNIFE लिख रहे हो तो आप के नाइफ पढ़ोगे, उसको नाइफ नहीं पढ़ोगे, क्योंकि वहाँ पे साइलेंट का कोई चक्कर ही नहीं होता। जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। वहाँ पे कोई साइलेंट वाइलेंट नहीं होता। साइलेंट सिर्फ होता है यूके की इंग्लिश के अंदर। और हम यूके की इंग्लिश इसलिए फॉलो करते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग, हमारे पर ब्रिटिशर्स ने 200 साल राज किया है। तो वो जाते जाते कुछ नहीं छोड़ के गए, तो अपनी इंग्लिश तो हमारे पर छोड़ ही गए। Yes, तो sir. इसीलिए हम लोग ब्रिटेन की इंग्लिश को फॉलो करते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज़ के लिए अगर पूछूं कि अभी एक नई चीज़ हमारे सामने आई है कि ब्रिटेन का जो नया राष्ट्रपति अभी 28 अक्टूबर को शपथ लेने वाला है, वो कौन है? सर वो भारत के ही हैं। हाँ, भारत के हैं, लेकिन नाम क्या है उनका? सर ऋषि सोनाक। ऋषि सोनांक नाम है उनका। अगर आपको ये पता हो कि वो इंडियन ओरिजिन है, इंडियन ओरिजिन है, वो इंडियन सिटीजन नहीं है, तो फर्क क्या है इंडियन ओरिजिन और इंडियन सिटीजन के अंदर? भारतीय मूल के हैं, वो भारतीय नहीं है। सर उनका बर्थ इंडिया, मतलब इंडिया से है, मतलब उनका जो बैकवर्ड हिस्ट्री है, लेकिन वो रहते यूके में है। अच्छा, और कोई बताना चाहेगा? इंडियन ओरिजिन के है वो, लेकिन वो इंडियन नहीं है, यानी कि वो भारतीय मूल के हैं सर लेकिन भारतीय नहीं है। बर्थ इंडिया में हुआ है एंड उसके बाद रहते बाहर है। नहीं नहीं, ऋषि सोनन का जो बर्थ है ना, वो इंडिया में नहीं हुआ है। इनके जो दादाजी थे ना, इनके दादाजी जब ब्रिटिशर्स का इंडिया में राज था, तो उस समय शायद वो कहीं और चले गए थे, किसी अफ्रीकन कंट्री में चले गए थे। वहां से बाद में इनके जो पिताजी थे, ये तो उसके पोते हैं ना, उनके जो पिताजी थे वो ब्रिटेन आ गए थे 1966 में या 60 में। और यहाँ पर आके उन्होंने एक क्रिश्चियन लेडी से शादी कर ली थी। और क्रिश्चियन लेडी से शादी करने की वजह से उनके जो संतान हुई वो ऋषि सोनांक, और उनका जो, इनका जो परवरिश हुई है, वो क्रिश्चियन और इंडियन ट्रेडिशन दोनों के अकॉर्डिंग हुई है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इंडियन ओरिजिन उस व्यक्ति को कहते हैं जिसका कोई एक मूल जो होता है, यानी कि उसके जो फोर फादर या जो उसके एंसेस्टर्स हैं वो इंडिया से बिलोंग करते होंगे, बिफोर फ्रीडम वाले इंडिया से। बिफोर फ्रीडम वाले इंडिया से अगर किसी के दादा दादी नाना नानी बिलोंग करते हैं, तो वो इंडियन ओरिजिन कहलाएगा, यानी कि भारतीय मूल का व्यक्ति कहलाएगा। और इंडियन सिटीजन होने के लिए उसके जो पेरेंट्स होंगे, इंडियन सिटीजन होने के लिए उसके जो पेरेंट्स होते हैं, माँ या बाप, वो इंडियन ओरिजिन, इंडियन होने चाहिए, मतलब वो भारतीय होने चाहिए। अगर वो भारतीय है लेकिन उसका जन्म बाहर हुआ है, तो वो व्यक्ति जो है भारतीय कहलाएगा, क्योंकि उसके जो मदर या फादर है वो इंडियन है, इस वजह से। तो ये इसलिए मैंने आपको बताया कि जो ये काफ़ी बड़ी बात है कि जो ब्रिटेन था उसने हमारे पर 200 साल राज किया,
आज उसके ऊपर जो राज करेंगे वो एक इंडियन बनने जा रहे हैं। तो ये सब इंडियंस के लिए एक प्राउड की बात है। इसी तरह से अमेरिका में भी एक है कमला हैरिस। कमला हैरिस को जानते हैं ना आप सब लोग? यूएसए में क्या है, कमला हैरिस कौन है? जैसे हमारे यहाँ पे उप प्रधानमंत्री होता है, ऐसे कमला हैरिस जो है वो सर अमेरिका की वाइस उप प्रेसिडेंट। प्रधानमंत्री है। हाँ, वो वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है। तो एक बहुत बड़ी बात है कि इंडियंस जो है अपना सब जगह नाम कर रहे हैं। गूगल का जो सीईओ है वो इंडियन है, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ वो इंडियन है। बहुत सारे इंडियंस जो है वो आगे निकल रहे हैं। तो अभी मैं डिक्शनरी की बात कर रहा था, तो डिक्शनरी हमारी दो तरह की होती है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो हमारी ब्रिटिश यूके इंग्लिश के ऊपर बेस है, दूसरा हमारा यूएस इंग्लिश के ऊपर भी बेस बहुत सारी डिक्शनरीज आती है। लेकिन जो इंडिया में नॉर्मली यूज़ की जाती है वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी यूज़ की जाती है। तो डिक्शनरी के अंदर भी दो तीन तरह की डिक्शनरी आती है। एक होती है जो सिर्फ मल्टी लिंग्विस्टिक लैंग्वेज होती है, यानी कि इंग्लिश टू हिंदी। और एक होती है जो इंग्लिश टू इंग्लिश भी होती है, इंग्लिश टू हिंदी भी होती है, ऐसी डिक्शनरी। और एक डिक्शनरी सिर्फ ऐसी आती है जो इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होती है, यानी कि जिसमें वर्ड मीनिंग होते हैं वो इंग्लिश टू इंग्लिश ही होते हैं, हिंदी में कुछ नहीं होता है। और इसके अलावा भी इंडिया में आती है, जैसे तमिल में इंग्लिश टू तमिल, इंग्लिश टू बांग्ला, इस तरह की डिक्शनरीज भी आती है। तो बहुत सारी डिक्शनरी जो है इंडिया के अंदर यूज़ होती है अल्फ़ाबेटिकली। अच्छा, डिक्शनरी के अंदर हमें कुछ भी चीज़ अगर ढूंढनी होती है तो हम अल्फ़ाबेटिकली इसको ढूंढते हैं। कैसे ढूंढते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें पी से कोई वर्ड ढूंढना है तो हम अल्फ़ाबेटिकली देखते हैं कि जो पी है वो कैसे आएगा। तो हम देखते हैं कि ABCDEFGHIJKLMNOP, यानी कि ओ के बाद पी आता है, तो हम वहीं पे उसको ढूंढेंगे। अब फॉर एग्जांपल जो वर्ड है वो हमारा पी से स्टार्ट होता है, लेकिन उसकी जो स्पेलिंग है वो है पेस, PACE। तो यहाँ पे हम पी के बाद फिर ए को देखेंगे, ए के बाद फिर सी को देखेंगे। इस तरह से अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हम उस वर्ड को ढूंढ लेंगे। डिक्शनरी का इस तरह से यूज़ किया जाता है। तो डिक्शनरी कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उसको कंसल्ट करते हैं, और कैसे वर्ड के मीनिंग को पढ़ते हैं, ये सब आपके सिलेबस में है इस बार। अब इंसाइक्लोपीडिया क्या होती है ये बताइए, किस चीज़ को हम इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं? सर सर जिसमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिटेल हो। हाँ, आपने कभी कोई इंसाइक्लोपीडिया पढ़ी है? इंसाइक्लोपीडिया बर्ड्स के ऊपर भी होती है, इंसाइक्लोपीडिया ह्यूमन के इन्वेंशन, ह्यूमन कैसे पैदा हुआ, कैसे बना, मानव सभ्यता कैसे आई, इसके ऊपर भी इंसाइक्लोपीडिया है। इंसाइक्लोपीडिया की किसी एक टॉपिक की होल रिसर्च होती है, उसके इन्वेंशन से आज तक क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या कितने, जैसे अगर फिश के ऊपर तो फिश की कितनी स्पीसीज है इस समय धरती पर, पहले कैसी होती थी, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आई, हर चीज़ की, उसकी हर ब्रीड के ऊपर डिटेल स्टडी रहेगी इंसाइक्लोपीडिया में। तो पहले लोगों के पास गूगल की तरह कोई सोर्स नहीं था, जैसे अब गूगल है, गूगल के अंदर विकीपीडिया होता है। तो विकीपीडिया क्या है, इंसाइक्लोपीडिया ये है कि कुछ और अलग है वो? सर वही विकीपीडिया इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया ही है ना? यस सर। विकीपीडिया भी इंसाइक्लोपीडिया है, फर्क इतना है कि इंसाइक्लोपीडिया रिटर्न फॉर्म में होता है, विकीपीडिया डिजिटल फॉर्म में है। वो गूगल ने बनाया है विकीपीडिया, जो इंसाइक्लोपीडिया का डिजिटल वर्जन है। तो अभी आप कुछ भी चीज़ को अगर सर्च करते हैं तो विकीपीडिया में उसकी डिटेल आएगी। जैसे हमने विराट कोहली लिख के सर्च किया तो विराट कोहली की पूरी हिस्ट्री आ जाएगी। वो कहाँ पैदा हुआ था, वो कब पैदा हुआ, उसके पेरेंट्स कौन है, किस गांव में रहता था, कहाँ वो पहली बार खेला, किस क्रिकेट क्लब से, क्रिकेट कोच से उसने कोचिंग ली, इंडिया की टीम को कब ज्वाइन किया, आज तक कितनी सेंचुरी लगाई है, कितनी हाफ सेंचुरी लगाई है, कितनी बार वो डक आउट हुआ, यानी कि डिटेल आपको पूरा विकीपीडिया में मिल जाएगा। तो इंसाइक्लोपीडिया का डिजिटल फॉर्म जो है वो विकीपीडिया है। आप थ्रेसरूस की अगर मैं बात करूं तो क्या होते हैं थ्रेसरूस? इसके अंदर एक बुक है जिसके अंदर ऐसे वर्ड्स को लिस्ट किया जाता है जो एक ही ग्रुप के वर्ड है, जिनके मीनिंग जो है सिनोनिम्स है, यानी कि एक ही वर्ड के कई मीनिंग होते हैं और कई तरीके से उसको यूज़ किया जाता है, उसके बारे में बताता है। अब अगला हमारा जो है कम्युनिकेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कहते किसे हैं, तो आप मुझे क्या बता पाओगे, क्या होता है कम्युनिकेशन? जो दो बंदों के बीच में कम्युनिकेशन होती है। दो व्यक्तियों के बीच में जो भी संवाद होता है उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कम्युनिकेशन करने का कितने तरीके होते हैं? सर ओरल, रिटर्न,
एक्शन। तो कम्युनिकेशन ओरल भी हो सकता है, कम्युनिकेशन रिटर्न भी हो सकता है, कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन से भी हो सकता है। यानी कि सारी तरीके का जो संवाद है वो संवाद वैलिड संवाद कहलाता है। अब मैं आपसे अगर एक छोटी सी चीज़ ये पूछूं कि आप मुझे एक रिटर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन का एग्जांपल दे दो, एक ओरल कम्युनिकेशन का एग्जांपल दे दो, एक एक्सप्रेशन कम्युनिकेशन का एग्जांपल दे दो, तो आप कैसे दोगे? सर जैसे लेटर लिख रहे हैं किसी को तो वो रिटर्न फॉर्म हो गया, किसी से बात कर रहे हैं वर्बली तो वो ओरल हो गया। एंड लाइक डमशराज गेम होती है उसमें एक्शन करके दिखाते हैं तो वो एक्सप्रेशन। और कोई बताओ इसका एग्जांपल कम्युनिकेशन का, रिटर्न, ओरल और एक्सप्रेशन, इंटरेक्शन जिसे कहते हैं। सर रिटन तो सर जब मैसेज के थ्रू करे कोई वर्क, और ओरल कॉलिंग के थ्रू। ठीक है। एक्सप्रेशन जैसे कि बस को रोकने के लिए एक्सप्रेशन करते हैं, हाथ दिखाते हैं उस तरीके। अगर आप मॉडर्न एस्पेक्ट में ले आओ इसको जरा, जो आजकल आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, अगर मैं उसमें पूछूं आपको सोशल मीडिया के अंदर रिटर्न, ओरल और एक्सप्रेशन यानी कि इंटरेक्शन, ये कौन सा कम्युनिकेशन है? सर टेक्स्ट कॉल एंड इमोजी। हाँ, तो कैसे? फॉर एग्जांपल मैंने किसी को व्हाट्सएप पर चैट कर रहा हूँ, तो वो वो क्या, रिटर्न कौन हो सा गया सर। कम्युनिकेशन है? वो रिटर्न है। अगर मैं किसी से कॉलिंग पे बात कर रहा हूँ, ओरल या वर्बल। वो ओरल हो गया। अब रिटर्न कैसे आएगा? फॉर एग्जांपल वीडियो कॉलिंग चल रही है, वीडियो कॉलिंग करते हुए मेरे साथ में जो व्यक्ति बैठा है वो बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन पीछे से वो एक्सप्रेशन दे रहा है, हंस रहा है या वेव कर रहा है अपने हैंड को, या किसी और तरह की कोई शक्लें बना रहा है, तो वो भी इनडायरेक्टली उससे इंटरेक्ट कर पा रहा है ना, जो सामने वाली पार्टी है। तो उस कम्युनिकेशन को हम एक्सप्रेशन यानी कि इंटरेक्शन कम्युनिकेशन कहेंगे। जैसे फिल्मों में बहुत सारी चीज़ें हम नाटकों में, फिल्मों में देखते हैं। जैसे मान लो कोई बॉय है, कोई गर्ल है, लड़का है, लड़की को देखता है, कुछ कहने से पहले ही उसकी बात जो उस तक पहुंच जाती है, वो समझ जाती है कि मुझे क्या कहना चाहता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारी फिल्मों में ऐसे सीन फिल्माए गए हैं जहाँ पे इंटरेक्शन कम्युनिकेशन दिखता है, यानी कि बिना कहे जब हम अपनी बात किसी तक पहुंचा देते हैं और उसको उस वर्ड का सही मीनिंग से पता लग जाता है, यानी कि जो हम कहना चाहते हैं वो उसको पता लग जाता है, तो वहाँ पे हमारा इंटरेक्शन कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है। जहाँ पे रॉन्ग मैसेज जाता है वहाँ पे वो कंप्लीट नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि हम जो अपने घर जो है एक दिन लेट आ गए। लेट आने का मतलब है कि हमारे फादर ने हमें बोला हुआ था कि 7 बजे तक आपको घर आ जाना है, लेकिन उस दिन हम कहीं फंस गए और आते आते हमें 9 बज गए। और जब हम घर में 9 बजे एंटर कर रहे थे तो हमें ये पता था कि हमारे पापा को इस समय बहुत भयंकर गुस्सा आ चुका होगा और वो हमें जाते ही पूछेंगे। तो जैसे ही आप घर के अंदर एंटर करते हैं, आपके पापा आपको सामने जब घूर के देखते हैं, आंखें दिखाते हैं, तो आप वहाँ पर क्या समझ जाते हो? क्या मैसेज आपके पास ऑटोमेटिकली डिलीवर हो जाता है? क्या मैसेज डिलीवर हो जाता है आपको? बोलो। मैसेज आपको ये डिलीवर होता है ना कि आपको वहाँ पे सफाई देनी है, यानी कि आपको पता लग गया कि आपके फादर जो है वो गुस्से में है। और अगर इसका उल्टा हो जाए, आप 9 बजे घर घुस रहे हो लेकिन पापा जो है छोटी बहन या भाई के साथ हंस हंस के बात कर रहे हैं और आपको देख के भी कुछ नहीं कह रहे हो, वो अपने हल्के मूड में है और अपने खुश है, तो वहाँ पर जाके आपको वो मैसेज इनडायरेक्टली ये मिल जाता है कि पापा जो है वो गुस्सा नहीं है। तो अब आपका दिल में थोड़ी तसल्ली हो जाती है। तो ये इस मैसेज को हम, इस कम्युनिकेशन को इंटरेक्शन कम्युनिकेशन कहते हैं, जहाँ पर हमारे एक्सप्रेशंस यूज होते हैं वर्ड की जगह। वर्ड रिटर्न भी हो सकता है, वर्ड ओरल भी हो सकता है। तो कम्युनिकेशन जो है is the sending or receiving of the information and can be one on one or between the group of the people, can be face to face or through the communication devices। तो कम्युनिकेशन जो है वन ऑन वन भी हो सकता है एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से, वन टू ग्रुप भी हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल से एक व्यक्ति भी इंटरेक्शन कर सकता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी हो सकता है जिसमें सामने बैठ के बात कर रहे हैं, और कम्युनिकेशन डिवाइसेस के थ्रू भी हो सकता है जैसे व्हाट्सएप या वीडियो कॉल भी हो सकता है या नॉर्मल कॉल भी हो सकता है। कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड अ सेंडर, कम्युनिकेशन के लिए एक सेंडर चाहिए, एक इनिशिएटर कम्युनिकेशन चाहिए, ट्रांसफर दियर थॉट्स और एनकोड अ मैसेज। अच्छा, इसके अंदर दो चीज़ों का यूज़ होता है, एनकोडिंग और डिकोडिंग।
एनकोडिंग वो वर्ड्स है जिसमें आप एनकोड करते हो अपनी अपने मैसेजेस को, और डिकोड का मतलब ये है सामने वाला उसको जब डिकोड कर लेता है तो समझ लेता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको हिंदी में कोई मैसेज लिख के दिया, तो आप सबको हिंदी लैंग्वेज आती है इसलिए आप उसको ईजिली डिकोड कर लोगे। लेकिन अगर मैंने किसी साउथ इंडियन को हिंदी में मैसेज लिख के दे दिया, तो क्या वो उसको डिकोड कर पाएगा मेरे मैसेजेस को? अगर वो तमिलियन है, उसको तमिल ही आती है, हिंदी आती नहीं, तो वो डिकोड नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब वहाँ पे मेरा कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ। मेरी तरफ से मैसेज तो इनकोड होके चले गए, डिलीवर हो गए, लेकिन वो डिकोड नहीं कर पाया उस मैसेज को। जब तक वो उस मैसेज को उसी फॉर्म में समझ नहीं पाएगा जिस फॉर्म में मैंने मैसेज उसको देने की कोशिश की है, तब तक मेरे मैसेजेस जो है, कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो कम्युनिकेशन जो है बोथ टाइप, दोनों तरफ का प्रोसेस है, जहाँ पे एनकोडिंग डिकोडिंग दोनों चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो इसे हम इसलिए हम इसको कहते हैं कम्युनिकेशन जब कंप्लीट होता है, जब मैसेज डिलीवर करने वाले का करेक्ट मैसेज और जिस वे में वो डिलीवर करना चाहता है उसी वे में रिसीवर को मिल जाता है, और रिसीवर उसको उसी वे में अंडरस्टैंड कर लेता है, तब कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। अब कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं क्या इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन की, तो आप क्या बताना चाहोगे? कम्युनिकेशन जो है उससे वार से प्रिवेंट करता है, ये लड़ाई होने से बचाता है आपको, मिसअंडरस्टैंडिंग से बचाता है आपको, हेल्प अस टू मीट आवर नीड्स, हमारी नीड्स को पूरा करने में हेल्प करता है, इस्टेब्लिश द रूल्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। that aid in the structure of society, help the people to keep employment, एम्प्लॉयमेंट्स को आगे बढ़ाने का काम भी कम्युनिकेशन ही करता है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन गाइडिंग टू पीपल, पासिस डाउन द कल्चरल ट्रेडिशन एंड द नॉर्म्स एंड द वैल्यूज, ये सब के लिए इसकी इंपॉर्टेंस है। अब इसके प्रोसेस क्या होते हैं कम्युनिकेशन के जो प्रोसेस होते हैं वो होते हैं, there are the many ways to people communicating. Language are deeply integrated in the culture. Thus, the communication types and the styles will vary. General types of communication, including the following. अब कौन कौन से कम्युनिकेशन आते हैं इसके अंदर? तो मैं कम्युनिकेशन को अगर कवर करने चलूँ तो पहला आता है हमारा प्रोसेस टाइप, जहाँ पे एक प्रॉपर प्रोसेस होता है सेंडर से लेकर रिसीवर तक। इसके अंदर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज़ की जाती है, जो लैंग्वेज जो होता है दोनों रिसीवर और सेंडर दोनों को समझ में आती है। तो इसको हम जनरल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके अंदर आता है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन और एक्टिव लिसनिंग। अब विजुअल कम्युनिकेशन और एक्टिव लिसनिंग, ये दोनों चीज़ों का मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ें तो इजीली आपको समझ में आ ही गई होंगी। वर्बल नॉन वर्बल रिटर्न क्या है? विजुअल कम्युनिकेशन होता है जब हम किसी को कुछ पिक्चर्स फोटोज़ दिखा के कोई मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, तो उसे हम विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी कि हमने किसी राजा की तस्वीर दिखाई जिसने हाथ में तलवार ले रखी है, तो यहाँ पे सामने वाले को पता लगना चाहिए कि हम किस राजा की बात कर रहे हैं। अगर हम पृथ्वीराज चौहान की बात कर रहे हैं और वो बाबर के बारे में समझ रहा है या हुमायूं के बारे में समझ रहा है, तो वो रॉन्ग डिलीवर ऑफ मैसेज हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर हमने करना पड़ेगा। तो विजुअल जो होता है वो नॉर्मली क्लियर रहता है, उसमें जल्दी से कन्फ्यूजन का कोई इंटरफेस रहता नहीं। उसके अलावा एक्टिव लिसनिंग की बात करें तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी आपको लेक्चर दे रहा हूँ, और उस लेक्चर को अगर आप एक्टिव होकर नहीं सुन रहे, कहीं पे आपने मिस कर दिया या बीच में आपने कोई डिस्टर्बेंस हो गई, कोई आपको डिस्टर्ब करने एक छोटा भाई या बहन ने आके आपसे कुछ पूछ लिया और आपका ध्यान थोड़ी देर के लिए उधर चला गया, तो एक्टिव लिसनिंग खत्म होते ही मैसेज जो होगा वो आप तक प्रॉपरली पहुँच नहीं पाएगा, और मैं कुछ और आपको कम्युनिकेट करना चाहूँगा लेकिन आपको कोई और मैसेज डिलीवर हो जाएगा। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होते हैं? ऐसे कम्युनिकेशन जो बोल के नहीं किए जाते, नॉन वर्बली किए जाते हैं, जैसे रिटर्न हो सकता है ये। इसके अलावा आपका फिजिकल मूवमेंट्स हो सकती है, टास्क हो सकती है, कलर्स हो सकते हैं, साइंस हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं, सिग्नल चार्ट्स हो सकते हैं, एक्सप्रेस फीलिंग, एटीट्यूड, इन्फॉर्मेशन, ये सब जो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जिसमें हम बोले बिना कम्युनिकेशन कर लेते हैं। अब कम्युनिकेशन के अपने कुछ बैरियर्स होते हैं, तो मैं अगर बैरियर्स की बात करूँ तो बैरियर्स आप किसको कहते हैं हिंदी लैंग्वेज में? कौन सी चीज़ हमारी बैरियर है हिंदी लैंग्वेज में? बैरियर का जो मतलब, सर रोकती है किसी चीज हाँ, को। जो हमारी बाधाएं हमारी रोक लगाती है। तो इन्फॉर्मेशन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रोक लगाती हैं, जो हमें रोक देती है आगे जाने से। जैसे हमारा वर्क प्लेस गॉसिप्स है, सेमेंटिक्स है, जेंडर डिफरेंसेस है, ये हमारे कई तरह के बैरियर्स हैं जो हमारे कम्युनिकेशन में रोक लगाते हैं। ओरल प्रेजेंटेशन एंड द स्किल, अगर मैं ओरल प्रेजेंटेशन स्किल्स की बात करूं तो कौन से स्किल्स होती हैं जो ओरल प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव कर देती हैं? पहली बात, आप जो भी ओरल प्रेजेंटेशन दे रहे हो उसके लिए आप जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो सामने वाले को वो लैंग्वेज का
मतलब पर्टिकुलर ज्ञान होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हो, किस भाषा में आप समझा रहे हो, उसको भी उसी भाषा की नॉलेज और ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा आप जिस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, जिस पर्टिकुलर व्यक्ति को वो मैसेज पहुंचाना चाहते हो, उसको उसी पर्टिकुलर व्यक्ति तक वो मैसेज उसी पर्टिकुलर वे में पहुंच जाना चाहिए। अगला है हमारा ग्रुप डिस्कशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आया है, 20 मार्क्स में भी आया हुआ है इस पे क्वेश्चन। तो ग्रुप डिस्कशन होता क्या है, ये बताइए। कोई आइडिया आपको ग्रुप डिस्कशन के बारे में? सर जब हम जब फोर हम्म, टू फाइव स्टूडेंट्स मिलकर कुछ डिस्कस करते हैं किसी टॉपिक से रिलेटेड तो उसे ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। बिल्कुल। देखो, ग्रुप डिस्कशन के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, जितने हमारी एमएनसीज होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, वो इंटरव्यू जब लेती हैं जॉब के लिए तो वो कई राउंड्स में लेती हैं। उसमें एक राउंड होता है ग्रुप डिस्कशन का भी राउंड होता है। वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक की जाती है, यानी कि आपको करंटली एक टॉपिक दे दिया जाता है और बोला जाता है कि इस टॉपिक पे आप डिस्कशन करो, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करो। जैसे आप आईएएस आईपीएस ऐसे जो बहुत ज़्यादा बड़ी जॉब्स है, इनके लिए जब भी आप इंटरव्यू देते हो तो वहाँ पे आपका एक राउंड ग्रुप डिस्कशन का भी होता है, जहाँ पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाता है। यानी कि पहले से तैयारी करके तो बहुत सारे लोग बोल लेते हैं, अच्छे एक स्पीकर्स हो जाते हैं, लेकिन ऑन द स्पॉट अगर आपको टॉपिक मिले और ऑन द स्पॉट अगर आपको बोलना पड़े तो वहाँ पर आप कई लोग जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं ग्रुप डिस्कशन के अंदर। तो ग्रुप डिस्कशन आपकी मेंटल एबिलिटी को, आपकी सब्जेक्ट के ऊपर कितनी पकड़ है इस चीज़ को बताता है। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं ग्रुप डिस्कशन के अंदर, जो है डायग्राम दे रखा है। इसमें मैंने पहला बताया आपको टीम वर्क, यानी कि यहाँ पर अगर हम दो लोग हैं जो एक ही ग्रुप के अंदर डिस्कशन कर रहे हैं और दोनों एक ही साथ बोलना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। ना तो ए व्यक्ति का सुनाई देगा ना बी का सुनाई देगा, दोनों लगातार बोलते रहेंगे और सुनने वालों को समझ में ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है, वन टाइम वन स्पीकर को ही बोलना चाहिए। उसके अलावा आपकी लीडरशिप स्किल्स जो है वो निकल के आती हैं ग्रुप डिस्कशन के अंदर। आपकी पोलाइटनेस का पता लगता है कि आप कितने अच्छे लिसनर हैं, ये पता लगता है। जर्नल अवेयरनेस, आपकी नॉर्मली जो जर्नल टॉपिक्स हैं उन पर कितनी पकड़ है इसके बारे में पता लगता है। कॉन्फिडेंस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका ग्रुप डिस्कशन के अंदर निकल के आता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति कॉन्फिडेंसली उतने स्ट्रांग नहीं होते, जिनके अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो नॉर्मली ग्रुप डिस्कशन राउंड में फेल हो जाते हैं। अब है लिसनिंग एबिलिटी, जिनके अंदर लिसनिंग एबिलिटी नहीं होती वो लोग भी क्या करते हैं, जिनके अंदर सुनने की ताकत नहीं होती, बीच बीच में इंटरफेयर करते रहते हैं, तो ग्रुप डिस्कशन का सारा जो मजा होता है उसको किरकिरा कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति भी इसके अंदर चल नहीं पाते। सोशल स्किल एंड द बिहेवियर, जो सोशल स्किल है लोगों की, सोशल स्किल का मतलब होता है कि हम कितने अच्छे लिसनर है, पहले एक पूरा मौका देंगे, फिर वेट करेंगे उसके ख़त्म होने का, फिर अपना जो पक्ष है उसको रखेंगे। इसके अलावा एक दूसरे के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं वो हमारी सोशल स्किल्स होती है। अगला है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। कोई प्रॉब्लम अगर ग्रुप डिस्कशन के अंदर निकल के आई है तो उसको हम सॉल्व कर पाते हैं, या कितने वैसे लोग हैं उस ग्रुप के अंदर जो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड कर पाते हैं। उसके अलावा है कम्युनिकेशन स्किल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर ग्रुप डिस्कशन के अंदर, कम्युनिकेशन स्किल। तो ग्रुप डिस्कशन का मतलब क्या है कि इन सारी चीज़ों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जनरल अवेयरनेस है, एबिलिटी है, लिसनिंग है, टीम वर्क है, पोलाइटनेस है, बिहेवियर है, सोशल स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, लीडरशिप स्किल है। इन सब के लिए अगर हम डिटेल में स्टडी करने जाएं और डिटेल में एक एक टॉपिक को अगर हम ठीक से पढ़ें तब हम ग्रुप डिस्कशन के लिए प्रिपेयर होते हैं। क्योंकि जब भी कोई भी स्पीकर या कोई भी लिसनर होता है जो ग्रुप डिस्कशन के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है, उसको काफ़ी मेहनत से और काफ़ी चीज़ों को इकट्ठा करके अपनी जनरल अवेयरनेस को भी बढ़ानी पड़ती है ग्रुप डिस्कशन में पार्ट लेने के लिए। अब अगला टॉपिक है इसके अंदर इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होते हैं हमारे? इंटरव्यू तो आप बता ही सकते हो, बहुत इजीली और सुना हुआ टॉपिक है इंटरव्यू, कोई नई बात नहीं है। सर किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देना। जॉब के लिए इंटरव्यू देना भी इंटरव्यू होता है। यस सर। अब इंटरव्यू के अंदर दो दो लोग होते हैं, एक इंटरव्यू देने वाला, एक इंटरव्यू लेने वाला, यानी कि एक इंटरव्यूअर और एक इंटरव्यू, दो लोग हैं इसके अंदर। एक इंटरव्यू लेने वाला, एक इंटरव्यू देने वाला, दो लोग हैं इसके अंदर। तो ये दोनों लोग जो दो पक्ष है, अब इंटरव्यू भी जो है वो इंटरव्यू दे रहा है, इंटरव्यूअर जो है वो इंटरव्यू ले रहा है। यहाँ पे इंटरव्यूअर जो है वो ये देखता है कि उसको जिस तरह की जॉब की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जिस तरह की उसने रिक्वायरमेंट निकाली है, उसको रिक्रूटमेंट करनी है, भर्ती करनी है, वो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछता है उसकी स्किल्स को टेस्ट करने के लिए। और जो इंटरव्यू है जो वो कितनी तैयारी करके आया है
जो अपने स्किल्स के अंदर उसकी कितनी पकड़ है, वो कितने बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन में इंटरव्यू के सवाल का जवाब दे पाता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है उसका सिलेक्शन। तो यानी कि दोनों लोग जो है अपनी तरफ से स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करके आते हैं। तो ये आज का जो आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस है वो मैंने यहाँ पे कवर कराया है आपको, सिर्फ स्टोरीज को छोड़कर ग्रामेटिकल पोर्शन में। तो अब मैं आपसे क्लास के लास्ट में एक छोटी सी चीज़ ये पूछना चाहता हूँ, कितने सारे टॉपिक आज हमने पढ़े हैं जो इंग्लिश के अंदर, इसके अंदर कितने ऐसे टॉपिक है जिसके बारे में आपने पहले से पढ़ रखा है, या जितने कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए नए टॉपिक है, जो आप पहली बार पढ़ रहे हो, पहले आपने पढ़े ही नहीं। जैसे आपका फोनेटिक्स है, स्लाइबली है, वर्ड स्ट्रेस है, पिच एनोटेशंस है, कम्युनिकेशंस है, ग्रुप डिस्कशन आ गया, इंटरव्यू आ गया, बिब्लियोग्राफी है, इंसाइक्लोपीडिया है। कितने ऐसे टॉपिक हैं जो आपके लिए नए हैं और कितने ऐसे टॉपिक हैं जो आपने पहले पढ़ा हुआ है जिनके बारे में? सर दो। कौन से टॉपिक? सर एक तो ये सिलेबल और डिफ्थोंग्स। अच्छा, दो टॉपिक आपने पहले पढ़े हुए हैं, नहीं सर, आज दो पहली नए। बार पढ़े हैं। अच्छा, दो सुना आज है पहली आज। बार पढ़े, ठीक है। यस सर। और इसके अलावा बाकी टॉपिक आपने सुने हैं पहले से, यस सर। मतलब आपके लिए नए नहीं है वो। और बाकी स्टूडेंट्स? सर पढ़े हुए तो है, मतलब कुछ कुछ पढ़े हुए हैं, अच्छे से पहला पढ़े हुए नहीं थे मतलब हम, और ना ही अच्छे टीचर पढ़ाते थे। और सर ये टाइप्स ऑफ बिब्लियोग्राफी भी। बिब्लियोग्राफी तो आपने सुना हो, बिब्लियोग्राफी ये तो सब नॉर्मली वर्ड यूज सुना होता हुआ है, लिखे है। भी हुए हैं बहुत बारी प्रोजेक्ट फाइल्स में, बट ये टाइप्स ऑफ जो आपने टाइप्स बताया है ना, हाँ हाँ। कॉर्पोरेट, पर्सनल, नेशनल, ये। हम्म। अब इन टॉपिक्स को करने के हमारे पास दो मेथड है। इस इंग्लिश स्टडी करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, जो भी मेथड आपको बेस्ट लगेगा हम उसी से फॉलो करेंगे अगले क्लास में। दो मेथड में एक मेथड ये है कि जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, हम सिर्फ उतना ही सिलेबस पढ़ें जितने हमारे फोनेटिक्स के जो है क्वेश्चंस आए हुए प्रीवियस ईयर, या नॉर्मली जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं को पढ़ें, या हम कंप्लीट फोनेटिक्स जो है उसको पढ़ें, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज की तरह इसको पढ़ें, या सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही पढ़ें जितना जरूरी है। आप लोगों की जैसे भी मतलब बच्चों की जैसे एडवाइस होगी या जैसे सब बच्चे बोलेंगे हम वैसा करेंगे। दोनों तरीके से हम पढ़ सकते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा अगर हम कंप्लीट टॉपिक को स्टडी करें। जैसे फोनेटिक्स हमें कंप्लीट पढ़ना है तो कंप्लीट फोनेटिक्स पढ़ने की थोड़ी सी क्लासेस हमारी एक्स्ट्रा लग सकती है। और अगर हमें फोनेटिक्स सिर्फ उतना पढ़ना है जितना हमारा कम्युनिकेशन स्किल BA LLB थर्ड सेमेस्टर के लिए कंपलसरी है, ज़रूरी है, 3001 पेपर कोड के लिए, तो वो हमारा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। नो सर, हम पूरा ही पढ़ सर लेंगे। कंप्लीट पढ़ना बेटर है। यस सर, क्योंकि वो फिर समझ में भी नहीं आनेगा, जो हम शॉर्ट करके पढ़ागे जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर वो अच्छे से अपना आप समझ में आएगा। और कोई स्टूडेंट कुछ एडवाइस देना चाहते हैं? सर पूरा ही। तो फिर हम एक काम करते हैं, इस वीक से हमारी हो सकता है एक या दो क्लासेस एक्स्ट्रा और लग जाए, लेकिन ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम एक काम ये करेंगे कि हर क्लास में कोशिश करेंगे कि हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए, और अगर एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद समय बचता है तो फिर हम दूसरा टॉपिक उसको ले लेंगे। तो अब ओके जो सर। हमारा कल से जो इंग्लिश की क्लास होगी, जैसे आज भी कई बच्चों ने क्लास मिस की है क्योंकि अभी फेस्टिवल का भी टाइम चल रहा है, तो इंग्लिश तो मैं सोच रहा था कि और नेक्स्ट वीक से कराऊँ, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर इंग्लिश थोड़ा जल्दी करा दो, थोड़ा टफ सब्जेक्ट लग रहा है, कॉलेज में जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है इंग्लिश के अंदर, तो इस वजह से ये जल्दी शुरू करना पड़ गया मुझे। तो मैं नेक्स्ट वीक शुरू करता है इंग्लिश फेस्टिवल सीजन्स के बाद। तो अभी मैं और भी बच्चों को मैसेज दे दूंगा, और आप लोग जितने अटेंड कर ही रहे हो, आपको इंग्लिश का कोई लेक्चर मिस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ओके। प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये रहेगी कि एक लेक्चर दूसरे लेक्चर से रिलेट करेगा। अगर आपने पहला लेक्चर मिस कर दिया तो दूसरा लेक्चर में आपको काफ़ी डिफिकल्टीज आएंगी। बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो, इमरजेंसी हो, तभी लेक्चर मिस करें। मैंने ऐसे रिकॉर्डिंग भी शुरू की है इंग्लिश के लेक्चरों में, वो इसलिए शुरू किया कि आपका कोई लेक्चर मिस होगा तो आप रिकॉर्डिंग मुझसे ले सकते हो, लेकिन रिकॉर्डिंग लेना उतना ईजी प्रोसेस नहीं है, तो आप कोशिश करें कि लेक्चर मिस ना हो, क्योंकि एक लेक्चर दूसरे लेक्चर से बिल्कुल रिलेट करेगा। अगर आपको पहला लेक्चर मिस हो जाएगा, दूसरा लेक्चर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको समझ में ही नहीं आएगा। आपने मान लो फोनेटिक्स शुरू किया, मैंने एक लेक्चर मैंने ले लिया, दूसरे लेक्चर में मैं आपको वो चीज़ पढ़ाऊंगा फोनेटिक्स आगे से, तो आप अगर उसको अटेंड करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आपका जो रिदम ना ख़त्म हो जाएगा इंग्लिश का, और फिर आपको पूरा जो है ये समझ में नहीं आएगा, बेकार हो जाएगा सारा। तो कोशिश करें
कि आप कोई भी इंग्लिश की क्लास मिस ना करें। कभी कोई दिक्कत होगी, जैसे अभी हमारा भाई दूज आएगा, तो उस दिन मैक्सिमम बच्चे बिजी रहेंगे, तो उस दिन हम क्लास नहीं लेंगे, उस दिन क्लास को स्किप कर देंगे, उसके अगले दिन ले लेंगे। तो अभी सर जैसे अगर दिवाली के चक्कर में हमारा टेस्ट नहीं हो पाया था, टेस्ट में सिर्फ ईशा ने टेस्ट देने की कोशिश की थी, तो मैंने उसको ही मना कर दिया था फिर, क्योंकि टेस्ट हुआ ही नहीं था, कोई बच्चा आया ही नहीं था टेस्ट में, इस बार सारे लोग दिवाली के चक्कर में बिजी थे। तो सर अब अभी तो जो वो हो कल, हाँ अब तो फेस्टिवल हो, कल जो है वो सब फ्री हैं कि कल तो किसी का कोई फेस्टिवल नहीं है ना? नो सर। कल कोई आपका त्योहार और किसी बच्चे का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप क्लियरली बोल सकते हैं। सब अगर कल फ्री हैं तो फिर हम कल की क्लास रखेंगे। और परसों शायद पता नहीं भैया रोज है या कल है, कब है? सर परसों। परसों है तो परसों है कल, सर। हाँ तो कल तो सब फ्री है, फिर कल कर लेंगे क्लास। और परसों जो क्लास होगी उसको अगले डेज कर लेंगे, यानी कि उसके बाद वाले दिन कर लेंगे। थर्सडे वाली क्लास को हम फ्राइडे कर लेंगे। तो अभी जो हमारी कल क्लास होगी वो फोनेटिक्स से शुरू करेंगे, तो उसको थोड़ा सा मिस मत करना और ध्यान से क्लासेस को लेना, ताकि आपको समझ में भी आता रहे। और हर लेक्चर के लास्ट में मैं आपको वो क्वेश्चंस दे दूंगा जो एग्जाम में आते हैं। मतलब इसमें ना कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, फोनेटिक्स पहचानने के लिए आते हैं आपको एग्जाम में। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी, जब तक आपको बेसिक नॉलेज ना हो जाए इसकी। तो आज की क्लास के कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्लास का टाइम भी कंप्लीट हो रहा है, मेरी अगली क्लास भी शुरू होने वाली है। कोई डाउट है किसी को? नो नो सर। सर। तो फिर सर आज की हमारे बैच में सीसीएस का और कितने हैं? क्या कह रहे हैं? हमारे बैच में सीसीएस के कितने स्टूडेंट हैं टोटल? आपके बैच में एमएसयू के स्टूडेंट हैं, मतलब माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के दो, तीन स्टूडेंट आपके पास वो है माँ शाकुंभरी के, बाकी सारे सीसीएस के स्टूडेंट हैं। हमारे टोटल एंड आपके सर इस बैच में सेम टोटल कॉलेज से? 7 कॉलेज है, यूनिवर्सिटी सेम है, कॉलेजेस अलग अलग हैं। ओके। और बाकी सिटीज़ भी अलग अलग हैं, सब बच्चे अलग अलग जगह से क्लास अटेंड कर रहे हैं। बाकी ये है कि इस बैच में टोटल 7 स्टूडेंट हैं, 7 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 3 जो स्टूडेंट हैं वो एमएसयू के हैं, बाकी जो 4 स्टूडेंट हैं वो सीसीएस के हैं। ठीक है, मैं आज की मीटिंग को यहीं पे लीव कर रहा हूँ, और कल हम मिल रहे हैं फिर 7 बजे करेक्ट टाइम पर। और कोशिश करें इंग्लिश का कोई भी लेक्चर आपका मिस ना हो। ओके बाय। ओके सर, थैंक यू।